अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस का इंपॉर्टेंट सिस्टम हम शुरुआत से शुरू करेंगे कि कौन कौन से टैक्सोनोमिस्ट ने कैसे कैसे क्लासिफाई किया और मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से इंप्रूव हुआ, सारी बातें करेंगे। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, एपी डी कैंडोले, इन्होंने क्लासिफिकेशन किए दो टाइप के, मतलब इन्होंने क्लासिफिकेशन के दो टाइप्स बताए। तो अकॉर्डिंग टू एपी डी कैंडोले, क्लासिफिकेशन दो टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशंस आर ऑफ टू टाइप्स। समझे कौन से दो टाइप्स होते हैं? एक टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, इसको बोलते हैं इंपिरिकल क्लासिफिकेशन, इंपिरिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरे टाइप का जो होता है वो होता है रेशनल क्लासिफिकेशन, रेशनल क्लासिफिकेशन। क्या डिफरेंस रहेगा इन दोनों क्लासिफिकेशंस में, सिंपल बात करते हैं। बेसिकली इंपिरिकल क्लासिफिकेशन कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ये प्लांट्स को उनके अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग, नाम के अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करने का सिस्टम है। यानी जिन प्लांट्स का नाम ए से शुरू होता है वो सारे एक तरफ, जिनका बी से शुरू होता है वो सारे एक तरफ। इसे कहते हैं इंपिरिकल क्लासिफिकेशन। रेशनल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन होता है जिसमें प्लांट को किसी बेसिस के ऊपर कैटेगराइज किया जाता है, किसी करेक्टर के बेसिस पे कैरेक्टराइज किया जाता है। अब वो करेक्टर कुछ भी हो सकता है, पर मोर साइंटिफिक तो रेशनली होगा ना। सो इंपिरिकल क्लासिफिकेशन क्या है? इस क्लासिफिकेशन के अंदर प्लांट्स आर अल्फाबेटिकली अरेंज्ड, प्लांट्स आर अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। यहां पे प्लांट के करेक्टर्स को थोड़ी ना ध्यान देंगे, सो करेक्टर्स आर नॉट कंसीडर्ड, करेक्टर्स आर नॉट कंसीडर्ड। तो ये तो हो गया बस इतना सा इंपिरिकल क्लासिफिकेशन। जैसे यदि आप इस क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल लो तो फ्लोरा, फ्लोरा में क्या किया जाता है, एक एरिया में जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उन सब की लिस्टिंग होती है, एज वेल एज उनके करेक्टर्स भी होते हैं। बट फ्लोरा तो एक तरीके का अल्फाबेटिकल बेस्ड है। ऐसे ही फिर फोना भी ले लीजिए आप, एनिमल्स के हिसाब से। तो फ्लोरा एंड फोना आर द एग्जाम्पल ऑफ इंपिरिकल क्लासिफिकेशन। अब दूसरा टाइप का जो है वो रेशनल है। रेशनल क्लासिफिकेशन इज मोर साइंटिफिक। तो प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर करेक्टर्स। एज वेल एज एनिमल्स, प्लांट्स आर क्लासिफाइड। हम यहाँ बॉटनी पढ़ रहे हैं, सो प्लांट्स का नाम लिखा है, ये सिस्टम तो उन पर भी लागू होगा, एनिमल्स पे। प्लांट्स आर क्लासिफाइड, क्लासिफाइड बेस्ड ऑन करेक्टर्स। अब बेस्ड ऑन कौन से करेक्टर्स, तो उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं कि ये कितने टाइप का होता है। देयर आर सेवरल टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके, एक एक करके अपन बात करते हैं। हम पढ़ेंगे
टाइप्स ऑफ रेशनल क्लासिफिकेशन। जो रेशनल क्लासिफिकेशन है उनमें पहला एक टाइप है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। अब बताइए प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? किसी प्लांट को उसके यूजेस के बेसिस पे कैटेगराइज करना, यूजेस के बेसिस पे उसको कैटेगराइज करना, उसको हम बोलेंगे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। जैसे किसी प्लांट से हमको फाइबर मिलता है तो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, किसी से ऑयल मिलता है तो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, किसी से वेजिटेबल मिलती है तो वेजिटेबल प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स। समझ में आया? ये है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के अंदर इट इज बेस्ड ऑन यूजेज ऑफ प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल्स, एक कैटेगरी है जैसे ऑयल प्लांट्स। अब ऑयल प्लांट्स के अंदर कौन कौन आएगा? सोयाबीन आ जाएगा, ग्राउंड नट आ जाएगा, कोकोनट आ जाएगा, ये है। दूसरा जैसे मान लीजिए फाइबर प्लांट्स की बात करें अपन, एक कैटेगरी है फाइबर प्लांट्स। तो फाइबर प्लांट्स में कौन कौन आ जाएगा? कॉटन आ जाएगा, कोकोनट से भी तो फाइबर मिलता है, कोकोनट फिर से आ जाएगा, और भी जितने आपको आते हैं वो सारे के सारे, जूट है वो आ जाएगा, हेम्प है वो सब आ जाएंगे। इसी तरीके से मेडिसिनल प्लांट्स एक और कैटेगरी ले लेते हैं एक बार, मेडिसिनल प्लांट्स। तो मेडिसिनल प्लांट्स में मेडिसिन वाले प्लांट आ जाएंगे, लेट से रावोल्फिया सरपेंटाइना, सिनकोना आ जाएगा, जो जितने भी हैं सारे के सारे है ना, ऐसे करके बहुत सारे आ जाएंगे। अब आपको यहां पर एक खास बात पे ध्यान देना है, क्या पता सवाल बन जाए इस तरीके का कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं। इस केस में एक प्लांट के एक से ज्यादा यूजेज भी तो हो सकते हैं, और यदि प्लांट के एक से ज्यादा यूजेज हैं तो फिर वो प्लांट तो एक से ज्यादा कैटेगरी के अंदर आएगा। जैसे आपके सामने कोकोनट है, कोकोनट को हमने ऑयल कैटेगरी के अंदर भी रखा हुआ है और कोकोनट को हमने फाइबर कैटेगरी में भी रखा हुआ है। सो इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक प्लांट एक से ज्यादा कैटेगरी में आ सकता है। वन प्लांट may be placed in more than one category। ये तो हो गया अपने पास में प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। हमको भी पता है कि ये वाला क्लासिफिकेशन कोई ढंग का क्लासिफिकेशन थोड़ी है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, उसी की बात कर लेते हैं अपन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। द सेकंड क्लासिफिकेशन इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन में एक ही डिफरेंस है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में केवल कुछ कैरेक्टर्स को बेसिस बनाया जाता है, और नेचुरल क्लासिफिकेशन में सारे कैरेक्टर्स को बेसिस बनाया जाता है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि कैरोलस लीनियस ने फ्लावर के कैरेक्टर्स को बेसिस बनाया, तो जो दो प्लांट्स जिनकी लीफ में डिफरेंस है उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके जो फ्लावर्स हैं उन्हीं के डिफरेंसेस से लेना देना है। तो ऐसे में तो कई बार ऐसा होगा, एक प्लांट है जिसके अंदर 5 स्टेमन है, दूसरे प्लांट में भी 5 स्टेमन है, तो उन दोनों को साथ साथ रख दोगे,
चाहे और कितने ही उनमें डिफरेंसेस हो, ये इसकी कमी भी है। सो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एक्चुअली क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन only based on only few morphological characters, कुछ ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर ये बेस्ड होता है, तो इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। अब इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में किस किस ने काम किया है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में एक बड़ा नाम आता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने 370 से 287 बिफोर क्राइस्ट इन्होंने काम कर रखा है। इसके अंदर क्या लिया इन्होंने, तो इनके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन का बेसिस जो है वो प्लांट की हैबिट है, बेस्ड ऑन प्लांट हैबिट। प्लांट हैबिट के ऊपर बेस्ड था। इट मींस कि प्लांट है वो हर्ब है कि शर्ब है कि ट्री है, वो क्या है, इस चीज के ऊपर इनका क्लासिफिकेशन बेस्ड था। आप खुद सोचिए कि थियोफ्रेस्टस है, बहुत पुराने टाइप के हैं, तो जितना नॉलेज था उसके हिसाब से दे दिया क्लासिफिकेशन, नो इश्यूज। तो प्लांट की हैबिट के बेसिस पे ठीक है इन्होंने जो भी दिया। इनके अकॉर्डिंग प्लांट्स 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? पहले प्लांट्स होते हैं जो हर्ब्स होते हैं, एकदम नॉर्मल टाइप के हर्ब्स। दूसरे होते हैं अंडर श्रब। तीसरे होते हैं श्रब्स। और चौथे टाइप के जो हैं वो होते हैं ट्रीज। वैसे तो अपन क्या पढ़ते हैं, हर्ब शर्ब्स ट्रीज पढ़ते हैं। एक जो हर्ब से बड़े हैं शर्ब से छोटे हैं उनको अंडर शर्ब बोल दिया। ये इनका क्लासिफिकेशन है। अब इनके क्लासिफिकेशन के बाद में कुछ बातें करते हैं इनके बारे में, कि एक तो इन्होंने सबसे पहले मोनोकोट और डाइकोट के अंदर फंडामेंटल डिफरेंसेस बताए थे। ये चीज आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो ही pointed out fundamental differences between मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट एंड डाइकोट में फंडामेंटल डिफरेंसेस है, वो इन्होंने सबसे पहले बता रखे हैं। इसके बाद में इनके कुछ बुक्स के नाम हैं, वो आपको याद करने हैं। मैं लगभग लगभग सारे जो जितने भी हैं यहाँ पे उनकी बुक्स के नाम बता दूंगा। जैसे इनकी एक बुक है द कॉजेज ऑफ प्लांट्स। दूसरी इनकी बुक है इंक्वायरी इनटू द प्लांट्स। एक इनकी बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। वैसे ये जो हिस्टोरिया प्लांटेरम है, जो जेनेरा प्लांटेरम है, स्पीसीज प्लांटेरम है, ये एक से ज्यादा साइंटिस्ट लोगों ने लिखी हुई है, तो इसमें हमको ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत भी नहीं है। हिस्टोरिया प्लांटेरम है वो ओल्डेस्ट बॉटनिकल वर्क है, ओल्डेस्ट बॉटनिकल वर्क। बॉटनी के फील्ड में एक बहुत पुराना टाइप का काम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ओके, थियोफ्रेस्टस ने कुछ
शब्द हैं वो अलग तरीके के इस्तेमाल किए। जैसे एक शब्द है डाउकोन। डाउकोन डाउकोन शब्द है वो डॉकस के लिए है। आपको पता है डॉकस क्या होता है? डॉकस कैरोटा, गाजर को बोलते हैं, कैरेट का नाम है डॉकस कैरोटा। उसी प्रकार इन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, एस्पोरेगोस। ये तो इजी सा है, एस्पोरेगोस, एस्पेरेगस के लिए, एस्पेरेगस, अश्वगंधा। तो ये थियोफ्रेस्टस के बारे में। फिर उसके बाद में एक और साइंटिस्ट का नाम आता है गैस्पर्ड बोहिन। कैस्पर बोहिन, इनका पूरा नाम ये है, तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं आप कि ये दो लोग तो नहीं है। गैस्पर्ड कैस्पर बोहिन। कहां सुना है इनका नाम? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था इन्होंने, गेव बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दे रखा है। इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनमें से एक बुक है, इसका नाम है प्रोड्रोमस थिएट्री बोटानिकी, 1620 के अंदर। और एक जो सबसे फेमस इनकी बुक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रेफरेंस में, ये है पाइनेक्स थिएट्री बोटानिकी, 1623 के अंदर। ये दो किताबें हैं, इनके नाम अपने को याद रखने हैं, गैस्पर्ड कैस्पर बोहिन। उसके बाद में तीसरा नाम याद रखना है जॉन रे का। जॉन रे 1628 से 1705 तक इनका कार्यकाल रहा, और इनका है 1560 से 1624 तक। तो ये इनका बर्थ से डेथ तक का एक टाइम पीरियड है। जॉन रे के बारे में कुछ खास बातें, क्योंकि जॉन रे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है जिसके ऊपर सवाल आया जाता है। इन्होंने सबसे पहले प्लांट्स को डाइकोट और मोनोकोट में डिवाइड किया। सवाल आ चुका है इसके ऊपर। ओके, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने थियोफ्रेस्टस वाला जो क्लासिफिकेशन था उसको थोड़ा फॉलो किया कि हर्ब्स ट्रीज ग्रुपिंग के अंदर। तो ही रिटेन्ड grouping into herbs and trees। हर्ब्स एंड ट्रीज के अंदर ग्रुपिंग को इन्होंने कंटिन्यू रखा। एक किताब दे रखी है हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब आप देखिए कि थियोफ्रेस्टस ने भी दी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस किताब के 3 वॉल्यूम दिए इन्होंने, 3 वॉल्यूम्स। फिर उसके बाद में जो मेन काम की बात है इनके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम grouped plants into dicotyledons and monocotyledons। ठीक है, तो ये है जॉन रे का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट काम। जॉन रे का जो क्लासिफिकेशन है वो माना जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन का प्रीवियस वर्जन। तो इनके क्लासिफिकेशन को
कहा जाता है हिज क्लासिफिकेशन इज कंसिडर्ड एन अप्रोच टुवर्ड्स द नेचुरल सिस्टम। टुवर्ड्स द नेचुरल सिस्टम माना जाता है इनका क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम की, जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। (1707) से 1778 तक इनका लाइफ टाइम रहा। कैरोलस लीनियस को कौन नहीं जानता? ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी एज वेल एज टेक्सोनोमी। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। इनके क्लासिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो अपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, it was based on flower characters. Flower characters. Flower characters. Flower characters के अंदर भी क्या? नंबर, साइज एंड यूनियन ऑफ स्टेमन एंड कार्पल्स। कितना नंबर है, साइज क्या है, यूनाइटेड है या फिर अलग अलग है, ऑफ स्टेमन एंड कार्पल। इस चीज के ऊपर इनका क्लासिफिकेशन बेस्ड है। फिर उसके बाद में इनके क्लासिफिकेशन ने कई दूसरे टेक्सोनोमिस्ट के क्लासिफिकेशन को रिप्लेस किया। इस क्लासिफिकेशन रिप्लेस्ड बाय डी जस्यू। डी जस्यू ने बोला कि ये क्लासिफिकेशन है वो ज्यादा सही नहीं है, तो इनके क्लासिफिकेशन को हटा दिया, मतलब एक तरीके से इनके क्लासिफिकेशन से बेटर क्लासिफिकेशन दिया, तो इनका क्लासिफिकेशन अब कम इंपॉर्टेंट हो गया था। पर खैर इन्होंने भी बहुत अच्छा काम कर रखा है। इनका क्लासिफिकेशन जो है वो लास्ट ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। लास्ट ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सबसे पुराने टाइप के क्लासिफिकेशंस में से इनका क्लासिफिकेशन है वो लास्ट माना जाता है, कि इसके बाद में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है वो किसी और ने नहीं दिया। इनके क्लासिफिकेशन को फ्रेगमेंट ऑफ नेचुरल सिस्टम भी समझा जाता है, यानी नेचुरल सिस्टम जो है उन्हीं का एक फ्रेगमेंट है। अब इनका जो क्लासिफिकेशन है उसके क्लासिफिकेशन की प्रॉपर बात करते हैं। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में टोटल 24 क्लासेस ली। टोटल 24 क्लासेस। इन 24 क्लासेस में फर्स्ट से लेकर 23 तक तो इन्होंने फेनेरोगेम्स रखे। फेनेरोगेम्स में एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियो प्लस जिम्नोस्पर्म। और जो लास्ट क्लास थी उसमें क्रिप्टोगेम्स रखे। 24th के अंदर इन्होंने क्रिप्टो गेम्स
को रखा। ये तो एक बात हो गई इनके बारे में। अब इनकी क्लास जो है वो किस तरीके से नाम से बनी हुई है ये सारा डिस्कस कर लेते हैं अपन। अब जो इनकी क्लासेस हैं, इन क्लासेस के नाम देख लेते हैं। सारी तो देखो नहीं करनी है, बट कुछ बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे इनकी जो फर्स्ट क्लास है उसका नाम है मोनेंड्रिया। मोनेंड्रिया, मोनेंड्रिया क्लास मतलब एक एंड्रोशियम। तो इन मेंबर्स में या इन प्लांट्स के फ्लावर में एक एंड्रोशियम होता है, एक स्टेमन होता है, इसलिए इनका नाम है मोनेंड्रिया। फिर उसके बाद में दूसरा जो है डाइएंड्रिया। इनके अंदर दो स्टेमन होते हैं, तो इसका नाम क्या रख दिया, डाइएंड्रिया रख दिया। ऐसे करते करते ट्राइएंड्रिया, टेट्राएंड्रिया, पेंटाएंड्रिया ये नाम चलता रहेगा। अब ऐसे करते 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 12th क्लास के ऊपर आ जाओ। 12th क्लास का नाम है आइसोसेंड्रिया। आइसोसेंड्रिया, आइसोसेंड्रिया में मोर देन 20 स्टेमन होते हैं। स्टेमन। अब यदि हम ऐसे सोचें कि भाई मोनेंड्रिया में एक होता है, डाइएंड्रिया में दो होते हैं, ट्राइएंड्रिया में तीन होते हैं, तो 12th पोजीशन पे जो आएगा उसमें 12 होने चाहिए ना, पर ऐसा नहीं है। इसमें मोर देन 20 स्टेमन है और ये सारे स्टेमन अटैच होते हैं कैलिक्स के साथ में। अटैच्ड टू कैलिक्स। अब आप एक दिमाग लगाओ जरा, सिंपल सा। क्या दिमाग लगाना है? दिमाग ये लगाना है कि अगर एंजियोस्पर्म फ्लावर की बात करें तो पहले कैलिक्स होता है, फिर कोरोला होता है, फिर एंड्रोशियम आता है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर स्टेमन जुड़ेगा तो वो कोरोला से जुड़ सकता है, वो कैलिक्स से कैसे जुड़ा होगा? इसका मतलब वहां कोरोला प्रेजेंट नहीं है। फिर उसके बाद में आपको 13th वाली जो क्लास है उसका नाम याद रखना है पॉलीएंड्रिया। पॉलीएंड्रिया, पॉलीएंड्रिया में भी मोर देन 20 स्टेमन है, लेकिन इस बार ये स्टेमन किससे जुड़े हुए हैं? रिसेप्टाकल से। अटैच्ड टू रिसेप्टाकल ऑफ फ्लावर, फ्लावर के रिसेप्टाकल से जुड़े हुए हैं। फिर 20 नंबर की जो क्लास है इसका नाम याद रखना गाइनेंड्रिया। गाइनेंड्रिया के अंदर स्टेमन जो होते हैं वो गाइनोशियम से जुड़े होते हैं। स्टेमन अटैच्ड टू गाइनोशियम। गाइनोशियम। एक आपको 21 वाला भी याद रखना है, इसका नाम है मोनोइशिया। क्लास का नाम है मोनोइशिया। यानी ऐसे प्लांट्स है वो मोनोइशियस हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट्स है। प्लांट्स मोनोइशियस, बाइसेक्सुअल। फिर 22वीं क्लास है उसका नाम है डायोशिया। डायोशिया, डायोसिया क्लास है उसमें प्लांट्स हैं वो डायोसियस है। डायोसियस प्लांट्स है। फिर उसके बाद में ये क्लास है 23rd है, उसका नाम है पॉलीगेमिया। पॉलीगेमस, पॉलीगेमिया, ये प्लांट्स हैं पॉलीगेमस। प्लांट्स पॉलीगेमस, तो पॉलीगेमस टाइप के प्लांट्स हैं यहां पर। फिर 24th वाली क्लास है वो तो क्रिप्टोगेमिया है। क्रिप्टोगेमिया, क्रिप्टोगेमिया में कौन आएगा? एल्गी, फंजाई, मोसेस एंड फर्न, ये सारे के सारे कैरोलस लीनियस ने लिए हैं। एल्गी, फंजाई,
मॉसेस एंड फर्न्स। ये हुआ हमारे पास में रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन। अभी इनकी बुक्स की बात करते हैं। कैरोलस लीनियस ने कौन कौन सी बुक्स लिखी? बहुत सारी है, पर कुछ इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा मैं आपको। एक बुक का नाम है हॉर्टस अपलैंडिकस। अपलैंडिकस 1730 के अंदर, और ये इनकी फर्स्ट बुक है, तो इंपॉर्टेंट हुई। दूसरी का नाम है हॉर्टस क्लिफोर्टियनस 1737। फिर उसके बाद में जेनेरा प्लांटेरम, इंपॉर्टेंट है, 1737 के अंदर। फिर एक है क्लास प्लांटेरम, क्लास प्लांटेरम 1738 के अंदर। एक बुक है फिलोसोफिया बोटेनिक, फिलोसोफिया बोटेनिका 1751 के अंदर। एक सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, ये 1735, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लांट क्लासिफिकेशन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट इसी में स्टार्टिंग डेट मानी जाती है। एक स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, ये 1753 के अंदर। ये जो बुक थी ये इनकी लास्ट बुक थी, लास्ट बुक। अच्छा, बीच में दो बुक हैं वो और अपने को मेंशन करनी है। एक तो क्रिटिका बोटेनिका, क्रिटिका बोटेनिका 1737 के अंदर, और एक है फ्लोरा लेपोनिका 1737 के अंदर। तो ये सारी की सारी बुक्स के नाम हैं इनके। इनमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? एक तो हॉर्टस अपलैंडिकस फर्स्ट बुक है तो इंपॉर्टेंट है। जेनेरा प्लांटेरम इंपॉर्टेंट है। फिलोसोफिया बोटेनिका, सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम और क्रिटिका बोटेनिका, ये सारा का सारा तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनका जो क्लासिफिकेशन है, कहने को तो ये क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन जो है वो सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी माना जाता है। हिज क्लासिफिकेशन इज नोन एज सेक्सुअल क्लासिफिकेशन, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। इनके क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल क्लासिफिकेशन है वो भी हम मानते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कैरोलस लीनियस का जो लास्ट क्लासिफिकेशन था आर्टिफिशियल में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। सो नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। नेचुरल क्लासिफिकेशन बहुत सारे करेक्टर्स, ऑलमोस्ट सारे करेक्टर के ऊपर बेस्ड है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है वो दो चार करेक्टर के ऊपर बेस्ड है। तो पहला मेजर डिफरेंस तो यहीं पे आ गया, बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन कंप्लीट morphological characters। कंप्लीट मोर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। इसके कंप्लीट मोर्फोलॉजिकल करेक्टर्स रूट के,
स्टेम के एंड लीव्स के। रूट, स्टेम, लीव्स सबके कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो मॉर्फोलॉजिकल नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। उसके बाद जैसा कि हम सिंपली ये चीज बोल सकते हैं कि दिस सिस्टम इज बेटर देन आर्टिफिशियल सिस्टम, बेटर देन आर्टिफिशियल सिस्टम। ये आर्टिफिशियल सिस्टम से तो बेटर है। अब शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई? याद रखना है एक नाम, एम एडेंसन। एम एडेंसन, इन्होंने शुरुआत करी थी नेचुरल क्लासिफिकेशन की। इनिशिएटेड नेचुरल क्लासिफिकेशन, और उनके बाद बाकी जो जो अदर बॉटनिस्ट हैं, कौन कौन है जिन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन दे रखा है, तो उसमें अपन बात करते हैं। कुछ फेमस फेमस है, उनकी बात होगी। एक है बर्नार्ड एंड एंटोनी, एक है लॉरेंट डी जस्यू, फिर आएंगे एपी डी कैंडोले, लेमार्क, रॉबर्ट ब्राउन, एंड बेंथम एंड हुकर। जब मैं आपको इनका पर्टिकुलर एक एक क्लासिफिकेशन बताऊंगा, तब आप देखिएगा कि इनके क्लासिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी हम इंट्रोडक्टरी बात कर रहे हैं। जैसे डी जस्यू का जो क्लासिफिकेशन है, इनकी कुछ बातें इंपॉर्टेंट और बाकी अपन बाद में बात करेंगे। ये तो रहा इनका जीवन काल, 1686 से लेके 1758 तक का। अब क्या क्या बातें हैं इनके बारे में? इन्होंने एक किताब लिख रखी है, जेनेरा प्लांटेरम। डी जस्यू की है। इनका क्लासिफिकेशन है वो किस बात के ऊपर बेस्ड है? पोजीशन ऑफ स्टेमन, पोजीशन ऑफ स्टेमन with respect to ovary, with respect to ovary। इन्होंने टोटल 15 तो क्लासेस दी क्लासिफिकेशन में, एंड 100 ऑर्डर्स दिए। 15 क्लासेस, 100 ऑर्डर्स। फिर उसके बाद में इनके क्लासिफिकेशन के कुछ और बेसिस हैं, जैसे नंबर ऑफ कोटिलिडन्स। कोटिलिडन्स के नंबर कितने हैं? उसके साथ साथ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेटल्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेटल्स, पेटल्स की प्रेजेंस एब्सेंस। फिर पोजीशन ऑफ स्टेमन है, ये तो ऊपर लिख ही लिया। ये एक बार के लिए समरी है डी जेस्यू के क्लासिफिकेशन की। देन नेक्स्ट, डी कैंडोले। एपी डी कैंडोले
1778 से 1841, ये आप याद नहीं करिए, कोई पूछने वाली बात नहीं है, लेकिन जो इनकी कुछ बातें हैं वो इंपॉर्टेंट है। इनकी एक फेमस बुक थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बोटेनिक 1813 के अंदर आई थी। इन्होंने मोर्फोलॉजिकल अप्रोच को अपनाया था। मोर्फोलॉजिकल अप्रोच, ये बात तो कोई खास बात नहीं है, नेचुरल क्लासिफिकेशन है, वो सारे मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, तो ये कोई पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लिखने वाला पॉइंट है एक मोर्फोलॉजिकल अप्रोच इन क्लासिफिकेशन, ही यूज्ड क्लासिफिकेशन। डी कैंडोले में एक और चीज है, he divided dicots into many groups, dicots into groups, दो ग्रुप्स के ऊपर, बेसिकली into two groups, based on presence or absence of petals। और लास्ट, इन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकोट्स के साथ रखा और फर्न्स को मोनोकोट के साथ रखा। जिम्नोस्पर्म्स विथ डाइकोट एंड फर्न्स विथ मोनोकोट्स। तो ये इनके क्लासिफिकेशन करने का तरीका था। देन बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं आपको तब बताऊंगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेनेटिक क्लासिफिकेशन की। फेनेटिक क्लासिफिकेशन, फेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो दो साइंटिस्ट थे, स्नीथ एंड सोकाल, इन्होंने दिया था फेनेटिक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड, जहां प्लांट्स की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है दूसरे ग्रुप्स के साथ, उसके ऊपर बेस्ड यदि क्लासिफिकेशन करें तो उसको फाइलोजेनेटिक कहते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्लासिफिकेशन है, लेकिन सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इसमें हर एक ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशन है दूसरे के साथ वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। टाइम टेकिंग है, मेहनत बहुत लगती है, बट रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, सारी चीजें क्लियर होती हैं इसके अंदर। सो फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन। क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन, क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन, क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन में हमें क्या समझना है? इट इज बेस्ड ऑन evolutionary relationships, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है ये स्टार्ट हुआ था आफ्टर डार्विन, स्टार्टेड आफ्टर डार्विन। जब डार्विन ने एवोल्यूशन के ऊपर अच्छा काम किया, लोगों को समझ में आया,
कि भाई अच्छा है ये एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन करना, तो लोगों ने इस पे और ज्यादा काम किया। अब किन किनों ने क्लासिफिकेशन दे रखा है? नाम सुना होगा एंगलर एंड प्रंटल। इन्होंने 1887 से 1899 तक क्लासिफिकेशन दिया, मतलब काम किया क्लासिफिकेशन के ऊपर। हचिनसन, उन्नीस सौ 26, 34, 48, 59, 69 एंड 73, ये इनके अपडेशंस हैं क्लासिफिकेशन में। उसके बाद में तख्ताजन, 1969, 80, कॉन्क्विस्ट, 1968, 81, बेसे 1845, 1915, ये अपडेशंस हैं। और इकलर 1883। तो ये है हमारे पास में कुछ ऐसे नाम जिन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दे रखा है। अब आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं मैं, टेक्सोनोमी के टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमी। वैसे देखा जाए तो टेक्सोनोमी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, कीमो टेक्सोनोमी। हम बात कर रहे हैं तीन बेसिक टाइप्स के बारे में। एक होती है अल्फा टेक्सोनोमी, एक होती है बीटा टेक्सोनोमी, और एक होती है ओमेगा टेक्सोनोमी। यह है ओमेगा टेक्सोनोमी। बड़ा सिंपल है इनका मीनिंग। अल्फा बीटा ओमेगा ये तीनों के तीनों जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बेस्ड है। अल्फा टेक्सोनोमी में ओनली एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, ओनली एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। बीटा टेक्सोनोमी है उसके अंदर बीटा टेक्सोनोमी में एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कैरेक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कैरेक्टर्स। इंटरनल कैरेक्टर्स में कौन कौन से होंगे? जैसे साइटोलॉजी, सेल के कैरेक्टर्स, एम्ब्रियोलॉजी, ये कैरेक्टर्स है वो लिए जाते हैं। और उसके बाद में ओमेगा टेक्सोनोमी है, वो ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स। तो अब आप सोच लो कि ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स कहां कहां से लिए जा सकते हैं, यानी हर ब्रांच से। आपको डीएनए के ऊपर भी जाना है, आपको बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर भी जाना है, आपको एम्ब्रायोलॉजी पे भी जाना है। हर एक ब्रांच से जब डाटा कलेक्ट करके किया जाएगा उसको बोलेंगे अपन ओमेगा टेक्सोनोमी। एंड अब हम बात करते हैं कि अल्फा बीटा एंड ओमेगा ये तीनों टर्म किसने दिए थे? अल्फा टेक्सोनोमी, beta taxonomy and omega taxonomy, these terms were given by Terrell। ये क्वेश्चन आता है, टेरिल ने ये तीनों टर्म्स दे रखे हैं। तो ये है हमारे पास में क्लासिफिकेशन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, और उसके बाद
सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट टाइप के क्लासिफिकेशन। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।